आप अकेले नहीं है इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आपको अभी वीडियो के उस साइड से ज्ञान दे रहा है, देखो आपको तब रियलाइज होगा कि अच्छा ये भी इंसान उसी स्ट्रगल से गुजर रहा था, इसने भी कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी इम्प्रूव कर लूंगा। सो इन सीएससी आई गॉट इनटू आईआरएस एंड इन यूपीपीसीएस आई गॉट इनटू डीएसपी, बट आई इवेंचुअली मैंने ये दोनों छोड़ दिया, फॉरेस्ट सर्विस में कंटिन्यू किया यूपी कैडर में, क्योंकि शायद होम कैडर वाला अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं और आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हमारे साथ आईएफएस आरुषि मिश्रा मैम जुड़ी हैं और आज हम इनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे। और इस सेशन में जैसे कि आप जानते हैं 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में मैम से हम उनकी जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड राउंड में हम जो एस्पिरेंट्स हैं जिनके डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लेंगे, और थर्ड राउंड जो होगा वो रैपिड फायर राउंड होगा, जिसमें हम कुछ क्विक क्वेश्चंस मैम से पूछेंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनजगर कोचिंग पे। और आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं मैम, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। Thank you so much for such an opportunity. It is always a pleasure to interact with students and even the mentors जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को राइट डायरेक्शन देने में, तो उसमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट अगर कर पाए अपनी इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद, तो इट इज ऑलवेज अ प्लेजर फॉर मी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज आरुषि मिश्रा and I'm an Indian Forest Service officer. I gave the examination in 2018 and I secured All India Rank 2 in that. इसके पहले से मैं सिविल्स की और यूपी पीसीएस, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, आई कम फ्रॉम यूपी रायबरेली, सो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दैट आल्सो. So in CSC I got into IRS and in UP PCS I got into DSP, but I eventually मैंने ये दोनों छोड़ दिया, फॉरेस्ट सर्विस में कंटिन्यू किया यूपी कैडर में, क्योंकि शायद होम कैडर वाला अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है. yes. अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो रायबरेली उत्तर प्रदेश से हुई है, और उसके बाद मैंने कोटा में प्रिपरेशन करी एंड देन आई गॉट थ्रू IIT रुड़की, और मैंने वहां से इंजीनियरिंग करी है IIT रुड़की से, और फिर 2014 पास आउट हुआ, उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपरेशन. ओके मैम, इसी के साथ मैम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जैसा आपने बताया आपने स्टेट पीसीएस भी क्रैक किया है, यूपीएससी सीएससी भी क्रैक किया है, आईएफएस भी आपने क्रैक किया है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बार क्रैक करना एग्जाम को काफी डिफिकल्ट होता है, और आपने 3 एग्जाम कंटिन्यूअसली क्रैक किए हैं, तो ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए और क्या मोटिवेशन रहा जिससे आप तीनों एग्जाम क्रैक कर पाए? देखिए, अभी हम ये स्टार्ट करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या मोटिवेशन रहा और कैसे इतना क्रैक होना, जो सुनने में बहुत इजी लगता है कि एक के बाद एक चीजें होती गई. मोटिवेशन तो यहाँ से आता है कि इनिशियली व्हेन टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन आई वाज वेरी रिलैक्स्ड अबाउट इट, कि जो कहते हैं ना कि बस आपने थोड़ा सा पढ़ा और हो जाएगा, और ये तो इतना टफ एग्जाम नहीं है, तो दैट आइडिया से आई स्टार्टेड. तो इसमें आई वेस्टेड माई 2 or 3 अटेम्प्ट्स इनिशियली, क्योंकि आई वॉज इन दैट आइडिया. लेकिन अब इसी से आता है मोटिवेशन, क्योंकि आप जब वो 2-3 साल वेस्ट करते हो, आपको उस रियलाइजेशन में आप आते हो कि एक्चुअली एग्जाम कठिन नहीं है, बट लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं. तो इस वजह से कंपटीशन ओवरऑल बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही कटिंग एज लेवल पे है. और एट द सेम टाइम आप जब ग्रेजुएशन करके आते हो, एवरी स्टूडेंट इज लाइक इन दैट मोड ना, कि ग्रेजुएशन करके आए, एक बार एग्जाम दिया और हो जाएगा, फिर वो नहीं होता, एक बार नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, फिर वो तीसरी बार नहीं होता है. तब तक आपके जो और फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो वेल विशर्स होते हैं, वो सब अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा कर रहे होते हैं, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग सैड अबाउट योर लाइफ. तो मोटिवेशन यहाँ से आया था कि अब एग्जाम निकालना है, इट इज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपको बूस्ट करनी होती है. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट्स अ मैटर ऑफ जॉब. हर एक मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि नौकरी तो जरूरी है ना, क्योंकि आपकी जॉब मार्केट में भी वैल्यू ग्रेजुअली प्राइवेट मार्केट में डिक्लाइन हो रही होती है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और उस टच में नहीं हो. तो ये दोनों प्राइम मोटिवेशन थे. अब ये कहना कि सोशल सर्विस वाज द ओनली प्राइम मोटिवेशन, ये बहुत ही फेक आर्ग्यूमेंट होता है. जो लोग कहते हैं सोशल सर्विस इज द पार्ट ऑफ सर्विस जो आपने चूज करी होती है, तो ये तो आपका है ही, लेकिन जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास एस्पिरेंट का होता है वो यही दोनों होंगे. तो एक ये मोटिवेशन ऐसे हुआ. और अगर हम सेकंड बात करें कि सेकंड की जो एग्जाम कैसे एक बार में निकलते चले गए, तो उसका कोई जो एक तरीका था, जो आपने जो इनिशियली मैंने 2-3 साल खराब करे, और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग, और मैंने हर अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया. टॉपर्स की वीडियोस मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं, क्योंकि प्रोबेबली अभी तक जब तक मैंने एग्जाम दिए 19 तक, तो तब तक तो मैंने सारे ही टॉपर्स की वीडियोस देख रखी हैं.
तो किसने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या नोट्स बनाए। मेरे पास टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज के भी आप माने तो A4 का एक कॉपी बन सकती है बहुत मोटी सी, क्योंकि इनको एनालाइज किया मैंने और उसके बाद पढ़ना शुरू किया। तो नंबर ऑफ रिविजन्स, क्योंकि एक एवरेज ब्रेन जो मतलब मैं अपना मान सकती हूँ, मुझे मेमोरी उतनी शार्प नहीं रहती, लेकिन फिर भी एग्जाम निकाला कैसे, उसका रीजन बस ये था कि आई मेड अ शेड्यूल, उसका एक रिवीजन प्लान बना लिया और बहुत सारा पढ़ते गए, रिवाइज करते रहे, टॉपर्स वीडियोस देखते रहे, तो इम्प्रोवाइज करते रहे। तो एक बार आपका एक लेवल क्रॉस हो जाता है कि फिर आपके एग्जाम निकलना स्टार्ट होते हैं। तो पहले वो स्टेट पीसीएस निकला, उसका रिजल्ट आने में बहुत समय लगा, फिर इतने में फॉरेस्ट का लिखना, उसमें समय लगा, इतने में फिर आईआरएस का हुआ। तो वो एक बार में होना शुरू हो गया, फिर आप जो एग्जाम में बैठ रहे थे वो एग्जाम निकल जा रहा था उस बार में, ऐसा होने लग जाता है। मैम बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। अभी मैं कुछ एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तब ये चीज देखने को मिलती है कि 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो एग्जाम स्विच कर देते हैं, और वही मतलब मेन टाइम रहता है जब आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो और मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर सकते हो, जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल है। और वही टाइम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, या तो एग्जाम स्विच कर देते हैं या किसी और प्रिपरेशन। वो आप एक कर्व की तरह एक्चुअली इमेजिन कर सकते हैं, वो जो हम कर्व बनाते हैं ना, रिएक्शन के कर्व्स होते हैं, तो आप यहाँ तक आ जाते हो, पूरा एफर्ट करते हो बहुत सारे फेलियर्स के बाद। उसके बाद जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि लोग छोड़ देते हैं, यही एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपको छोड़ना नहीं है। उस समय आपको ये रियलाइज करना है कि अब तो आप उस लेवल पे आए हो। कुछ लोग उसको एक अटेम्प्ट में ही आ जाते हैं, आप शायद ऐसे बच्चे हो जो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में आए उस लेवल पे, तो कोई बात नहीं, यही अटेम्प्ट आपके लिए होगा कि आप जो एग्जाम पे हाथ रखोगे वो एग्जाम निकलने लग जाता है। ओके मैम, इसी के साथ मैम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्टेट पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करते हैं, और स्टेट पीसीएस क्रैक करने के बाद वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन है वो कितना हेल्प करती है यूपीएससी प्रिपरेशन में भी मैम? इसमें जो मुझे समझ में आता है, एक तो स्टेट पीसीएस, आजकल के जो स्टेट पीसीएस हैं वो थोड़ा अलाइन हो गए यूपीएससी के लिए ही। तो उनके जो 2 ऑप्शनल का कंसेप्ट होता था, या उनके पेपर्स बहुत इनिशियली प्रीलिम्स के या प्रीलिम्स के बहुत फैक्चुअल आते थे, मेंस के उनके बहुत ज्यादा स्टैटिक आते थे, रिपीटेड क्वेश्चंस। तो ये जो दोनों चीजें वो चेंज हो गई और ऑप्शनल भी एक ही हो गया, तो उस वजह से इनका सिलेबस बहुत ओवरलैप हो गया और प्रिपरेशन भी एकदम सिमिलरली ओवरलैप हो गई है। तो जो लोग स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो यूपीएससी पे स्विच करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि एक तो उन्होंने बहुत सारा पढ़ा होता है, तो एक बहुत वाइड नॉलेज हो जाती है पढ़ाई का। बहुत, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने यूपी पीसीएस देना चाहा, तो उसके लिए मुझे बस यूपी स्पेसिफिक क्या है वो रात में एक्स्ट्रा 1 घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट हुई, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट हुई नहीं। या अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने मैक्सिमम चीजों की तैयारी कर रखी है, आप उसको और डेप्थ में चले जाएंगे अगर आप सारी वीडियोस और टॉपर्स की वीडियोस देखें कि क्या और करना था, वो देख लेंगे तो आपका यूपीएससी में हेल्प हो जाएगी। तो ओवरऑल इट इज लाइक 70% ओवरलैप होता है, थोड़ा आपको दोनों साइड ब्रिज करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितना मोटिवेशन आ रहा होता है कि आपको जॉब चाहिए या आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, आदमी कर लेता है उसको। यस यस मैम, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। मैम इसी के साथ हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम आपका भी डेली वर्किंग स्केड्यूल कैसा होता है, क्योंकि बीइंग एन ऑफिसर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फैमिली भी है, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारी जो जॉब प्रोफाइल होती है फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स की, वो हमारा एक जो ऑफिस होता है वो 10 o'clock पे स्टार्ट होता है। तो अभी जो मेरा करंट ऑफिस है वो मेरे स्टेइंग प्लेस से 1 घंटा दूर है। तो आई स्टार्ट एट 9 AM, आई रीच द ऑफिस बाय 10 AM। तो उसके बाद 10 से जो वर्किंग जो गवर्नमेंट का होता है कि 1 बजे तक आप काम करते हो, तो 1 बजे इनिशियली मॉर्निंग में, क्योंकि आई एम स्टिल एन ऑफिसर ट्रेनी फॉर नेक्स्ट 3 months एज वेल, तो उस समय मुझे सारी फाइल्स की लर्निंग करनी पड़ती है कि इसमें क्या लिखा है। तो अभी तो इट्स मोर ऑफ अ लर्निंग फेज की क्या हिंदी में लिखा है, क्या इंग्लिश में लिखा है और क्या चीज में साइन करना है, नहीं करना। तो सब्सिडरी साइंस करने होते हैं, जो आपका सीनियर ऑफिसर साइन कर रहा होता है, आप उसको काउंटर साइन करते हो सब्सिडरी वाला, कि यू आर लर्निंग अबाउट इट। फिर जो लंच के बाद का हिस्सा होता है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस इज मोर ऑफ अ फील्ड सर्विस, कि आपको, क्योंकि आप नॉर्मली होता है ना कि हम तो शहरों में रहते हैं, या अगर मेरा वर्क प्रोफाइल अभी रेंज जो है वो मेरी गांव में है, तो गांव में भी जंगल जाना है तो गांव से भी दूर जाना पड़ता है। तो सेकेंड हाफ जो होता है दिन का वो आपकी फील्ड के लिए निकलते हैं आप। तो फील्ड में आप इन जनरल निकलोगे तो आप गाड़ी लेके जाए, आपको कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपकी गाड़ी उस जगह तक, जंगल तक जा ही नहीं सकती है, तो किसी की बाइक पे बैठ के चले जाओ। तो ऐसे आप चले जाते हैं जंगल में जाके, फिर शाम के 5-5:30 तक यू गेट फ्री। उसके बाद यू रिटर्न बैक एंड
अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है वो टाइम, क्योंकि ऐसे होता था कि आप पहले जब फ्री होते थे तो आपको कुछ और पढ़ना होता था। अभी इट्स मोर लाइक कि आप स्टेट में आ गए तो स्टेट लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब का थोड़ा अंदाजा लगा लेना होता है रात में, एंड देन इट्स अ फैमिली टाइम। और मैम इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिपरेशन के टाइम ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हो जो आप दूसरे एस्पिरेंट से कुछ अलग करते हो और जो आपकी सक्सेस का एक कारण भी बना है? जो मुझे लगता है, जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरा, जब मैं 4th अटेम्प्ट में आ गई थी, जब तक शुरुआत के 1st 2nd अटेम्प्ट तो आई वाज नॉट सीरियस एज वेल। जब 3rd में आई वाज सीरियस बट मेरा नहीं हो रहा था। 4th अटेम्प्ट आने पे मुझे लगा कि मतलब मेरा प्रीलिम्स तो हर बार हो जाता है, चाहे कुछ 1st अटेम्प्ट के बाद मेरा प्रीलिम्स हर बार हो जा रहा है, लेकिन समहाउ मेंस नहीं हो रहा। फॉरेस्ट सर्विस का भी मैंने तब दिया नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने दिया था। यूपीपीसीएस का भी मैंने तब दिया नहीं था, उसके बाद ही सारे दिन स्टार्ट किए थे। लेकिन मैं ये देख रही थी यूपीएससी में मेरा प्रीलिम्स हो जा रहा है, मेंस नहीं हो रहा। उस समय जब मैंने एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डिवाइस करी, दैट हेल्प मी, जो मैं पहले भी बता रही थी, कि मैंने 15-20 दिन ना सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखी। मैंने प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, सबका एक डायरी में सेक्शंस अलग बनाए, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज अलग बनाए, टाइम टेबल वाइज अलग बनाए, और उनको प्रॉपरली लिखना शुरू किया। जब आप टॉपर्स की वीडियो देखो, दिन में 10 वीडियो देख रहे हो, 10 चीजें लिखो, समझो वो जो कह रहे हैं। उससे क्या हुआ, उससे आपने कंसाइज कर लिया, क्योंकि एक मैंने कहा या मैंने सोचा उससे क्या होता है, या एक इंसान ने किसी ने गाइड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 20-30 लोग सेम टॉपिक पे, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो गाइड करते हैं, तो आप बेटर स्ट्रैटेजी अपनी फॉर्मुलेट कर सकते हो। एक ये चीज मैंने डिफरेंट करी थी। और जो दूसरी चीज मैंने डिफरेंट करी वो ये कि मेंस के लिए आप स्पेसिफिकली आप टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करिए। पूरे इंटरनेट पे पड़ी हुई है बहुत सारे कोचिंग्स में, उन्होंने क्या लिखा आप ये देखेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि कितने ही सरल भाषा में और कितना ही बेसिक लिखते हैं, बट वो सब कुछ लिखते हैं, बेसिक ही सारा कुछ लिखते हैं, और उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। और आप जो पूछा जाता है, आप उसका रैंडम बड़े बड़े जार्गन्स डालते हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं होता। दैट आई रियलाइज। तो वो ये दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्ट्रगल कर रहा है स्पेसिफिकली मेंस के लिए, तो वो जरूर कर ले। मैम आपसे एक चीज सीखने को मिली कि जो आपने बताया कि 1-2 अटेम्प्ट में आप सीरियस नहीं थे, तो वो चीज एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। और स्टूडेंट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर जाके उनका वही हो जाता है, प्लान बी की तरफ वो मुड़ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आप सीरियस नहीं है तो उस चीज को समझे और फिर एग्जाम को आप अच्छे तरीके से उसके लिए तैयारी करें ताकि आप एग्जाम क्रैक कर पाए। इसी के साथ मैम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रिपरेशन के दौरान कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको लगता था, बोरिंग लगता था या फिर टफ लगता था? इसमें तो आई गेस दैट्स अ जेनेरिक आंसर ही शायद है कि मुझे ज्योग्राफी मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था। और मतलब समहाउ मैंने ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल नहीं लिया, बट आई गॉट सेव्ड एज वेल उसकी वजह से, क्योंकि ज्योग्राफी के पेपर टफ आने लग गए थे। बट ज्योग्राफी वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड द सब्जेक्ट आई फाउंड टफ वाज प्रोबेबली इकोनॉमिक्स। मतलब उसके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो क्वेश्चंस जरूर सॉल्व हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स इज वन सब्जेक्ट, अगर आपने सिंसियरली, जब मैं उसको पढ़ना अवॉइड करती थी, लेकिन अगर आप उसको, जब मैं उसको पढ़ लेती थी कि अब आज बैठे हैं 3 दिन में इकोनॉमिक्स पढ़नी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तब अगर पढ़ लिया है तो उसका सारा क्वेश्चन सही हो जाता था, क्योंकि वो बहुत बेसिक एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस आते तो वो सही हो जाते थे। तो दिस वाज वन सब्जेक्ट आई हेटेड, बट दैट दिस इज आल्सो वन सब्जेक्ट दैट हेल्प मी अ लॉट। वो नंबर्स जरूर ज्यादा आते थे उसमें, सारे सही हो जाते थे। ओके ओके मैम। मैम अब कुछ क्वेश्चन सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स के आए हैं उन क्वेश्चंस को आपसे पूछता हूँ। मैम एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्या है? एनसीईआरटी हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है? और जो बिगिनर्स होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या 9 to 12 पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी की कितनी रीडिंग जो है जरूरी है? तो ये मैम हमारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन है, कुणाल का क्वेश्चन है मैम। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम कहें कि एनसीईआरटी कहाँ कहाँ हेल्प करती हैं, तो वो हेल्प हमको तीनों फेज में करती हैं। कैसे करती हैं? प्रीलिम्स में हमें इसलिए हेल्प करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्टेड एनसीईआरटी से आते हैं और डायरेक्टली आ जाते हैं, और बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी में जो पॉइंट हाईलाइटेड है वो नहीं, जो पॉइंट हाईलाइटेड नहीं होगा, 2 हाईलाइटेड पॉइंट के बीच का जो एकदम बेसिक पॉइंट होगा, जो हमने पढ़ते हुए उड़ा दिया होगा कि यार ये तो क्या ही बात है, वो एकदम बेसिक पॉइंट होता है जो कि आप मिस कर जाते हो, वो आ जाता है एज अ क्वेश्चन। दूसरी जगह एनसीईआरटी कहाँ हेल्प करती है आपको, जो प्रीलिम्स में इसमें बेस भी बहुत अच्छा बनाती है, तो आपको हमेशा हेल्प मिलती है।
सेकेंड पॉइंट ये होता है जब मेंस में आपके डायग्राम्स होते हैं या आपके एग्जाम्पल्स जो आपको लिखने होते हैं, वो अगर आप इतने बेसिक बनाए, टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स और उनके डायग्राम्स वेरी बेसिक होते हैं और वो सीधे के सीधे एनसीईआरटी से उठाए होते हैं। तो अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा आलस कर रहा है, उसको एनसीईआरटी पढ़नी भी नहीं है, तो एटलीस्ट उसके डायग्राम्स और उसके एग्जाम्पल्स की फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और इंटरव्यू में एनसीईआरटी कहाँ हेल्प करती है, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इज अ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अ व्यू ऑफ इंडिया, है ना। तो वो एक उसको दिखाती है और बहुत ही सिंपल भाषा में होता है। तो अगर आपको चीजें सिंपली बोलने की आदत से, हम पीटी 365 पढ़ते हैं, मेंस 365 पढ़ते हैं और हम वो पढ़ के सीधे इंटरव्यू में चले जाते हैं, तो हम क्या होता है, कोशिश करते हैं वहां पे बैठे बड़े लोगों के सामने बड़े बड़े शब्द बोलने, तो वो उतना रेलेवेंट नहीं होता। तो एनसीईआरटी अगर इंटरव्यू के लिए करें तो एक आपका माइंडसेट बनाती है कि ऐसा ही आंसर देना है, बस उससे ज्यादा भयानक आंसर नहीं देना है कि सामने वाला सोचे कि बस रट के आ गया। ये हुआ कि हेल्प कहाँ करती है, कि कहाँ कब से कब तक पढ़नी चाहिए। मेरा जेन्युइन सजेशन है कि नई वाली एनसीईआरटीज पढ़िए और 6 से 12 तक पढ़िए। 9 से 12 हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल रहता है कि यार वो 6 से 8 में पता नहीं क्या रह गया होगा, इस बार प्रीलिम्स इसी वजह से नहीं हुआ, मुझे याद नहीं होगा, मैंने वो पढ़ लिया होता। किसी टॉपर का आप बाद में सुन लेंगे कि अरे 6 से पढ़नी चाहिए थी, तो आप पहले से पढ़ लो, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो। 6 से 8 में वैसे तो इतनी कोई बड़ी कठिन चीज तो होगी नहीं कि आप ना, लक्ष्मीकांत तो है नहीं वो इटसेल्फ में। तो आप 6 से 12 पढ़ लें, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि पढ़ने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो रिपीटेड ही फैक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी जो लास्ट चीज जो आपने पूछा कि कितना रिवीजन उसका रिक्वायर्ड होता है, मेरा ये सजेशन है कि उस कोई भी चीज हम पढ़े, नॉट ओनली एनसीईआरटी, उसका 3 to 4 रिवीजन हमेशा रिक्वायर्ड होता है। और रिवीजन का भी मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि रिवीजन का स्पैन होना चाहिए कि अभी पढ़ा है फिर 1 महीने बाद पढ़ेंगे, फिर अगले 1 महीने बाद पढ़ेंगे, तो वो तो हमेशा फ्रेश पढ़ाई हो जाती है। आप 1 महीने बाद किताब खोलो, आपका सब साफ होता है जो आपने पढ़ा होता है, एवरीथिंग इज न्यू, बस वो पिक्चर से याद आ रहा होता है कि हाँ ये तो लेख बनी तो थी, तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए आपको करना है कि आपने अभी एनसीईआरटी आपकी खत्म हुई है, आपकी हमेशा स्टडी शेड्यूल में एक रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आप विद इन 4-5 डेज उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट विद इन 15 डेज उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कभी उसको विद इन अ मंथ रिवाइज कर लीजिए। जब आप इतना 3 इटरेशन कर लेंगे ना 1-1.5 महीने में, तो आपको बहुत अच्छी मेमोरी हो जाएगी। तो आप उसके बाद अगर आप 2-3 महीने बाद भी उठाएंगे रिवाइज करने की, आप प्रीलिम्स सारे आप उठाएंगे, तब आपको काफी याद रह जाएगा। मैम, कनेक्टिंग द डॉट्स कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में, और ये रिया का क्वेश्चन है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन के टाइम पर। कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट। तो आई गेस रिया मीन्स कि कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स या बहुत सारे आपने मटेरियल पढ़ा है उसको कनेक्ट करने की बात शायद कर रहे हो। यस यस मैम, है ना। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मतलब आप अगर पढ़ते हैं तो आपने अगर मल्टीपल चीजें पढ़ी होती है, मल्टीपल सोर्सेज पढ़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप हिंट ले जाते हैं, है ना। एक तो ये होता है, तो आपके प्रीलिम्स में लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, कनेक्टिंग द डॉट्स एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी और सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे होते हो, तो उन सबकी तैयारी में ना आपको कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। थर्ड चीज होती है आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि जैसे एथिक्स में यूज होते हैं, इनफैक्ट आप और सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी काफी हेल्पफुल होते हैं मेरे ख्याल से। बाकी इंटरव्यू में तो हेल्पफुल है ही है। ठीक है, ओके मैम। इसी के साथ मैम श्वेता जायसवाल का एक क्वेश्चन है और वो बिगनर है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए और कौन सा न्यूज़पेपर वो पढ़े? करंट अफेयर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज आप जो न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं वो मेरे अंडरस्टैंडिंग में इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है, लेकिन हिंदू भी आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि जो मार्केट में जो माहौल चल रहा होता है उसकी वजह से आप सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो आपको जो आजकल कंसेप्ट नहीं है, फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, ओके मैंने तो पढ़ा ही नहीं हिंदू और वहीं से सवाल आ गया। तो आप बेसिक अपना इंडियन एक्सप्रेस रखिए। उसका रीजन ये कि बहुत इजीली एक्सप्लेन करते हैं, उनकी इंग्लिश आसान होती है, मेजर रीजन ये होता है। वो 22 पेज में होता है पेपर, लेकिन वो इंग्लिश इजी करके आपको छोटे छोटे पार्ट्स में समझा देता है। एक तो पॉइंट ये है। और लेकिन आप हिंदू भी देखिए कि हेडिंग देख लीजिए, उनके एडिटोरियल देख लीजिए, वो फोटोज जो आती है उनके नीचे जो है वो देख लीजिए। अब रही बात ये कि इनके नोट्स कैसे बनाए, लोगों को जैसे न्यूज़पेपर के नोट्स का डाउट आता है कि कैसे बनाए। अगर आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, मेरा जेन्युइन सजेशन है कि आप जब पेपर पढ़ें तो उसी में एनसर्कल कर दें, स्केच पेन जैसे भी पढ़ रहे हैं, और मार्क कर दें कि किस बारे में है और उसकी फोटो ले लें।
है ना, हर चीज को अपने फोन में, आपके टैब में, जैसे भी उसमें सेग्रीगेट करें। ये नहीं, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये मेहनत करना फिजूल है कि आप लिख के उसके पूरे नोट्स बना रहे हो, क्योंकि जब मार्केट में अवेलेबल हैं तो। Yes. और मेंस के लिए मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, उसकी नोट्स बनाने की जेन्युइनली जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो लोग नोट्स बनाते हैं, इस तरीके से मेहनत करते हैं, अगर कोई लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एफिशिएंट नोट्स बना लेते हैं एवर नोट पे या कॉपी में, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है कि लोग ऐसे नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम करीब आता है तो वो नोट्स रख देते हैं अलमारी में और लेके आते हैं पीटी 365, मेंस 365 और वही पढ़ते हैं। अगर आपको वही पढ़ना था तो आपने इतना टाइम इसमें वेस्ट क्यों किया? आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसकी फोटो ले लीजिए, प्रीलिम्स के रेफरेंस में, मेंस के रेफरेंस में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, थोड़ा सोचिए हर आर्टिकल पढ़ने के बाद 1-2 मिनट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, जिससे अब जब आप मेंस 365 या पीटी 365 पढ़ते हैं तो एक कोचिंग के नहीं 2 कोचिंग के पढ़ लीजिए और उसको रट लीजिए, तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो एक तो करंट अफेयर्स ऐसे स्ट्रांग हो जाता है आपका, और दूसरा ये होता है कि आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको क्विजेस प्रोवाइड करी जा रही होती है, डेली क्विज। आप वो करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें आपको डेली प्रीलिम्स या मेंस या करंट अफेयर्स के बूस्टर्स वीडियो आ रहे होते हैं। उनको जरूर 3-4 चैनल को हमेशा फॉलो करना चाहिए। मेरे ख्याल से रात में 8 बजे के बाद आफ्टर डिनर यू डू नॉट हैव एनी एनर्जी, या 7:30 बजे के बाद भी इंसान की एनर्जी खत्म हो जाती है, तब ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। थैंक यू मैम फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। मैम, अनुभूति का एक क्वेश्चन आया है कि एथिक्स को कैसे कवर करना चाहिए मैम? एथिक्स में कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। जैसे एक पार्ट ए है आपका, जो पार्ट ए होता है उसको कवर करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, एक तो लोग कहते हैं कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आप बुक्स पढ़ भी सकते हो। वो एक लेक्सिकन आती है, उसका लेक्सिकन ही आएगा ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ शायद लेक्सिकन ही है ना। तो उसका आपको फर्स्ट हाफ पढ़ लेना चाहिए, केस स्टडी नहीं, फर्स्ट हाफ पढ़ लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। फिर बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं जिनका ना मटेरियल है एथिक्स का, उन्होंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, आप उनको पढ़ के उनके नोट्स बना सकते हो। फिर बहुत सारी कोचिंग के ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे आपको कुछ लोग सजेस्ट कर देते हैं कि पूरी मोटी किताब पढ़ लो थिंकर पे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्केट में आओ जाओ, 20-20 रुपए को मिलते हैं पेजेस, जिसमें कि इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनकी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी, इंडियन देखो वेस्टर्न देखो, तो इससे क्या है एक सेट तैयार हो जाता है आपकी नॉलेज पार्ट ए का। पार्ट बी के लिए क्या करना है आपको, 2 से 3 कोचिंग आप चाहे आप ऑनलाइन कर लीजिए चाहे आप ऑफलाइन कर लीजिए, उनके टेस्ट मतलब उनके जो 5-7 दिन के शेड्यूल मॉड्यूल होता है 5 to 8 डेज का, वो जरूर अटेंड कर लीजिए। उसका मेरा रीजन इसमें कोचिंग का पर्टिकुलरली कहने का ये है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आइडिया माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली सोचना है, सोचना कैसे है उस दिशा को देने के लिए। तो इसमें आपको जरूर अटेंड कर लेना चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और फिर उसको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि टॉपर्स कॉपी जरूर पढ़िए, आपको रियलाइज होगा कि आप जो बड़े बड़े जार्गन्स लिख रहे हैं ना, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बहुत बेसिक एग्जांपल से, बहुत बेसिक बातों से काम हो सकता था। जी मैम, गलतियों का पता भी मतलब चलेगा आप जब टॉपर्स की, और आप जब टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो आपको एक केस स्टडीज में भी अंदाजा लगेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से सीख के आए हैं। तो हर कोचिंग में उनको अलग बताया जाता है, तो वो भी अलग अलग सीख के आए होते हैं, तो हर आदमी अलग अलग इम्प्लीमेंट करता है। तो आपको अंदाजा लगेगा कि केस स्टडी का फॉर्मेट लिखने का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी सोच सकते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं। तो इससे बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो आपका तो एज अ एस्पिरेंट आप हर जगह से अच्छी चीजें उठा लो, जो आपको एग्जाम में याद आ रही हो वो इम्प्लीमेंट कर दो बस। यस मैम। मैम, जीवन का एक क्वेश्चन है कि मुझे लगता है ये तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते थे, तबीयत सही नहीं होने के कारण वो ये वाला अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उनका अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं, उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर उन्होंने फॉर्म भरा है लेकिन वो एग्जाम देते नहीं है तो उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। यस मैम। मैम, इसके साथ हम हमारे थर्ड राउंड में बढ़ते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। मैम, अगर आपको एक आइसलैंड पे भेज दिया जाए तो आप किस फेमस पर्सनालिटी के साथ वहां जाना चाहेंगे? ऐसी 2 पर्सनालिटीज के नाम आपको बोलना होगा। फेमस पर्सनालिटी? यस। मैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ जाऊंगी। ओके मैम, रीजन बिहाइंड इट, क्यों आप जाना चाहेंगे? दे आर वेरी फेमस कपल, बट अब जैसे मुझे एक समय का मौका मिल गया सोचने का, तो आई वुड से कि मिशेल ओबामा और बराक ओबामा के साथ, बिकॉज वो काफी इंटेलेक्चुअली भी कूल टाइप के लोग हैं और बहुत ही रोमांटिक टाइप के हैं। तो आई थिंक दैट दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट गिवन अ चांस इन इंडिया, विराट कोहली एंड अनुष्का।
एडवाइस टू योरसेल्फ मैम, जब आप अगर 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देंगे उस टाइम की आरुषि मैम के लिए? मैं उस टाइम पे तो जेन्युइनली ये एडवाइस दूंगी कि आपका ये जो समय है ना, वो आप क्या करते हो, आप परपेचुअली आप समय खराब करते रहते हो और समय आपका प्रिपरेशन का बढ़ता जाता है। अगर मैं अपने आप को एडवाइस दे सकूं तो मैं यही दूंगी कि कोई भी जगह बाहर जाने, जूस पीने या टाइम वेस्ट करने, इन सब की जरूरत नहीं है। या लगातार कोई आपसे कह दे फोन करके कि यार यहाँ पे आ जाओ मार्केट, तो मुंह उठा के चले जाने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा अपना टाइम सेव करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन आपका बहुत बिल्डअप हो जाएगा। एक ये सजेशन है, और दूसरा हमेशा अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, फिजिकल फिटनेस, क्योंकि मेंटल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरे साथ ये साइकिल बहुत बार हुई है, मोटे हुए पतले हुए, मोटे हुए पतले हुए, हमेशा ये नेगेटिविटी भर जाती है। तो आप खाने पीने पे ध्यान रखें, 2 बात। व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? Happiness is probably guiding people to clear exam. मतलब this is the one thing that I get so recharged up in the evening, जब मुझे मौका मिलता है ये बताने का, तो मुझे लगता है कि शायद अपनी 6 साल की गलतियों से मैं किसी को समझा पाऊं तो बेहतर होगा। उसके अलावा फ्री टाइम में मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। ओके मैम, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन नोट्स? I would suggest online. बॉलीवुड और हॉलीवुड? Bollywood. मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? Supremely morning person. Describe yourself, ma'am, in 3 words. 3 words. I am an optimistic person, and I am in general lively person. I do not fight. I do not get angry. And third word probably learning, because I think that I have very less knowledge of the world. So everything that even my forest guard and state forest officer people come, तो मुझे सिखा ही रहे होते हैं, मैं कहती हूँ आप और समझाइए। तो I guess these are the 3 things: optimistic, learner, and one thing was another thing I forgot actually. Favorite song, ma'am? Die hard DDLJ fan, तो तुझे देखा तो ये जाना। Okay, ma'am. Cricket versus badminton? Oh, badminton, because I don't know cricket. Chocolate और cake? Cake. ओके मैम, 10 मतलब ये थर्ड राउंड भी मैम हमारा कंप्लीट होता है। मैम आखिरी क्वेश्चन, जो बुक लिस्ट का हमेशा हर एस्पिरेंट का होता है कि वो टॉपर्स की बुक लिस्ट जाने, तो मैम आपकी क्या सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट थी, वो आप प्लीज शेयर करें। इसको तो मुझे बहुत डिटेल में शेयर करना पड़ेगा, या तो मैं आपको अभी जो मुझे याद आ रही है वो मैं शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज आई विल मेल यू एज वेल, एंड मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल दूंगी जब पूरा लिस्ट बना के। ओके मैम, है ना। तो जैसे अगर हम पॉलिटी की जाए, तो पॉलिटी में आई रेफर टू लक्ष्मीकांत। मतलब अगर मैं पूरा ही कवर करने की बता रही हूँ कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। लक्ष्मीकांत के साथ एक लक्ष्मीकांत की क्वेश्चंस की सोल्यूशन बुक भी आती है, क्वेश्चन आंसर की बुक आती है, वो एमसीक्यू की ब्लू कलर की बुक आती है, दैट इज वन बुक एज वेल। तीसरा ये मेंस 365, पीटी 365 और विजन आईएएस के जितने भी पास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं मैंने सब पढ़ रखे थे। तो ये पॉलिटी का ब्रॉडली में यही पढ़ती थी। और बेयर एक्ट आपने देख लिया, क्योंकि वो लर्न करना ही पड़ता है फर्स्ट पार्ट पूरा। सेकेंड, अगर हम टॉपिक वाइज है, इकोनॉमिक्स में आई टुक कोचिंग फ्रॉम वाजीराम, तो उसके नोट्स हैं। उसके अलावा श्रीराम आईएएस के जो मटेरियल आता है मार्केट में, मैंने वो कर्सरी नजर से देखा हुआ है, मैंने वो पढ़ा नहीं है। फिर मृणाल के जो लेक्चर्स हैं मैंने वो डाई हार्ड पढ़ रखे हैं और नोट्स बना रखे थे उसके। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स में है वो, अच्छा सॉरी, एनसीईआरटीज उसमें मिस कर रहे हैं, एनसीईआरटीज तो है ही, एनसीईआरटीज भी पढ़ी है। और उसके अलावा क्या चीज जो करते हैं इसमें पीटी 365, मेंस 365 एंड क्वेश्चन पेपर्स अगेन, है ना, जिसमें मैं कहूंगी कि पीटी वाले क्वेश्चन पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें टर्म्स अच्छे आते हैं। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है, इन्वायरमेंट में आएगा शंकर आईएएस विल डू मोर देन एनफ। फिर पीटी 365 और मेंस 365 किसी भी कोचिंग की उठा लें, वो मोर देन एनफ होती है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। साइंस के लिए आप अच्छा इनके साथ एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। साइंस के लिए मैंने बस एनसीईआरटी, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है तो आप एनसीईआरटी देख लीजिए, साइंस का है तो भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें आप मिस कर जाते हैं। एक बार हल्का सा देख लीजिए, स्पेसिफिकली ऑफ बायोलॉजी, तो आप वो साइंस के लिए पढ़ा था मैंने। और उसके अलावा बस करंट अफेयर्स की ये जो पीटी और मेंस की बुकलेट आती है, बस वो मोर देन एनफ होती है। फिर हिस्ट्री में बात करते हैं, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम इज वन थिंग,
एनसीईआरटी मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया और मैंने नहीं पढ़ी है, टू बी वेरी फ्रैंक, इसकी मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि समहाउ वो एक बार मिस हो गई, फिर ये लगा कि कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो नहीं करी, बट आई वुड सजेस्ट कि कर लेना चाहिए। आई ऑलवेज रिकमेंड माई ब्रदर टू डू सो। तो ये है। और उसके अलावा मैंने वो पढ़ी थी, अरिहंत की गाइड बुक आती है लूसेंट की तरह। लूसेंट वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, सो आई बॉट अरिहंत। अरिहंत इज सिमिलर। तो उसमें जो भी हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था, मैंने वो पढ़ रखा है। फिर मेडिवल की बात करें तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, और मैंने यही जो अरिहंत की गाइड बुक है उसका मटेरियल पढ़ा है, और वो मोर देन एनफ होता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के पेपर्स तो हैं ही साथ में। फिर जो एंशियंट हिस्ट्री, इसके लिए भी जो एनसीईआरटी थी पढ़ी थी, और यही वाली अरिहंत की बुक पढ़ी थी। उसके अलावा मेरे पास वाजीराम के नोट्स भी थे, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और अब तो खैर वाजीराम तो वो बहुत पुराने जमाने की बात होगी, अब तो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मार्केट में आते हैं इसके हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के। कल्चर के लिए जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था तो मैंने नितिन सिंघानिया के सिर्फ वो नोट्स पढ़े थे और एनसीईआरटी पढ़ी थी, बट और उसके अलावा तो पीटीओ मेंस से हो गया था। बट आई फील नाउ द बिगर नितिन सिंघानिया, और अगर मार्केट में कोई बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं तो वो शायद रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो गया उस क्वेश्चन, उन टॉपिक्स पे। उसके ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटी सारी पढ़ रखी है, 6 to 12 सारी। उसके अलावा जीसी लियोंग पढ़ी थी, बाजीराम के नोट्स थे मेरे पास। ओरिएंट ब्लैक स्वान की जो एटलस थी वो मैंने पूरी ही सिंसियरली खत्म करी है। केबीसी नैनो की एक बुक आती है जो कि मैप्स की ही होती है शायद, वो मैंने पूरी कंप्लीट लर्न रट रखी थी, एकदम कंप्लीट। उसके अलावा जीसी लियोंग शायद मैंने बता दिया। हाँ, इसके अलावा एक पेरिया पब्लिकेशंस है आई गेस, उसकी एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए। तो मैंने ब्रॉडली ये पढ़े थे। और उसके अलावा तो जो मेरा रिलायंस है इन सब के अलावा जो होता है, वो मैक्सिमम रिलायंस ये होता है कि वेबसाइट्स पे जाइए, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे जाइए, और आपके जो भी कोचिंग क्लासेस जो ऑनलाइन मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास जैसा टाइम है आप उस हिसाब से उसको एंगेज करके देखते रहिए, क्योंकि आप अपने आप से मेहनत करें इसकी जगह कि कोई और मेहनत करके दे रहा है, आप उसको लर्न करते जाएं। Okay, इसके अलावा मुझे अभी ये याद आ रहा है, बट आई ट्राई टू मेक अ लिस्ट एंड फॉरवर्ड इट टू यू। ओके मैम, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, मेरा क्वेश्चन स्लिप आउट हो गया था, माइंड से स्लिप हो गया था। एक क्वेश्चन ये कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए काफी कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज ऑप्शनल, और उस ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें। देखिए, ऑप्शनल, हाउ टू चूज ऑप्शनल इन बातों पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है वो आपके अगर सिविल्स के ऑप्शनल से मैच कर रहा है, तो मेरा जेन्युइन सजेशन होगा कि आप वो ले लीजिए, क्योंकि आप और बच्चों से हमेशा उसमें बेहतर करेंगे अगर आप उसमें पढ़ाई कर लेते हैं तो। और क्योंकि आपका अगर इंजीनियरिंग है या डॉक्टर है या आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, जो भी है, तो उनका जो ऑप्शनल का बैकग्राउंड होता है वो बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाते हैं, थोड़ी सी मेहनत, चाहे आपने कॉलेज में पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मटेरियल बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप बोलें। अगर आपका वो नहीं है कोई भी मैच करने वाला सब्जेक्ट, तो आप अपने इंटरेस्ट से ले सकते हैं। इफ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू साइंस, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर बेसिक साइंसेस लाइक मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि इनका रिजल्ट आपको बहुत ब्रिलियंट मिलता है, आपके बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, आप फिर जीएस में उतना अच्छा करो भी नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वैसे बच्चे नहीं हो, आपको लगता है कि मतलब आई एम ओके विद एवरीथिंग, तो गो फॉर ऑप्शनल्स दैट सूट्स योर इंटरेस्ट। जो ओवरलैपिंग और इजी से होते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये तो 4 ऑप्शनल ऐसे हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले लें तो आपके बेटर नंबर आ जाएंगे, तो ये सेफ है, इनमें आपके नंबर बहुत कम भी नहीं आते और बहुत ज्यादा आप ले आओ तो बहुत बड़ी बात है, तो ये सेफ होते हैं मेरे ख्याल से। तो आप ऐसे अपने ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। हर ऑप्शनल चूज करने के लिए मेरे ख्याल से आपको अपना ये पैराडाइम आप देखने के बाद एक बार सिलेबस देख लें, और लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर देखें, और कुछ 4-5 टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखें। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी हिस्ट्री लेने की इच्छा है, तो आप पहले हिस्ट्री से किसी इंसान ने अपना एग्जाम निकाला है, उसकी 4-5 ऐसे लोगों की स्ट्रेटेजी देखिए, उनकी बातें समझिए, पास्ट ईयर पेपर 4-5 साल के बस देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो मेरा सपना है कि मेरे को बस हिस्ट्री अच्छी लग रही है तो मैं कर पाऊंगा, या मतलब इतना बड़ा है कि शायद मेरी कैपेसिटी से बाहर है, वो बहुत बेटर आइडिया लग जाता है। और प्रिपेयर कैसे करना है, जो मेरा हमेशा सजेशन रहता है, अकॉर्डिंगली आप पहले टॉपर्स के वीडियोस देखिए, उसके आप पूरा लिस्ट बनाइए, बुक लिस्ट बनाइए, और क्या आपको कैसे टाइम टेबल उन्होंने फॉलो किया था आप वैसे बनाइए। उसके बाद आप रेलेवेंट कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसका मटेरियल आप मार्केट से लेके उसको पढ़िए।
फिर उसके लेकिन आपको आंसर राइटिंग का टेस्ट चेक कराने के लिए आप पक्का कोचिंग कोई ज्वाइन करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो वो आप जो सजेशंस देते हैं आप उसको लिखिए, बस इम्प्लीमेंट करिए और फिर से करिए। तो और टॉपर्स कॉपी साइड बाय साइड पढ़ते रहिए। तो इन ब्रॉड पैराडाइम में आपका इन जनरल ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाता है। इट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 months ऑफ फुल फोकस, तो लेकिन तैयार हो जाएगा आपका। ओके मैम, लास्ट पार्टिंग मैसेज आप जो अभी प्रीलिम्स 2022 के एस्पिरेंट्स या फ्यूचर ऑफिसर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? जो मेरा बहुत जेन्युइन सबको कहना होता है कि इस समय जो प्रीलिम्स क्लोज आ रहा है तो एवरीबडी इज वेरी पैनिकी, या हम जब भी इन जनरल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, प्रिपरेशन के बाद हर आदमी परेशान रहता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप बहुत नेगेटिव उठते हो जीवन में। सुबह उठते हो आप 10 मिनट लेट उठते हो, देन यू आर ऑल नेगेटिव अबाउट लाइफ कि मैं तो बिल्कुल ही बेकार आदमी हूँ, नाकारा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। फिर आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिले होता है आपका। आपके किसी दोस्त का फोन आता है, आप उठा लेते हो गलती से, फिर आप उसमें भी टाइम खराब करते हो। इट्स ऑल एस्केपिज्म, आप करते जाते हो पूरा दिन, बहुत नेगेटिविटी से भर देते हो। तो जो आपका टूल है दिमाग, जिससे लड़ाई लड़नी है, उसको आप अल्टीमेटली ब्लंट कर देते हो, है ना। जैसे चाकू ब्लंट हो गया, कोई फायदा नहीं है, फिर वो लड़ नहीं पाएगा। जो मेरा सजेशन है अभी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, कि दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट निकालिए अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। मैंने नहीं करी और उसका मैंने बहुत सफर किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये टाइम वेस्ट है। जबकि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ करते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। वो 15-20 मिनट, आधे घंटे ऐसे होते हैं कि आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हो कि अब मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगी, वैसे कर लूंगी। तो बहुत हेल्पफुल होता है। नहीं तो आप क्या करते हो कि जब नेगेटिव साइकिल में स्पाइरल करते हो कि पढ़ाई भी नहीं हो रही, मैं देखने में भी खराब हो गया, मैं मोटा भी हो गया, मेरा जीवन भी खराब हो गया, मेरे दोस्त भी चले गए, सब वो पूरा नेगेटिविटी भर के बैठ जाते हो, पढ़ाई होती नहीं है। तो एक ये फिर दूसरी चीज क्या है कि जब दिमाग की लड़ाई है तो दिमाग को पीसफुल करना है। पीसफुल करने के लिए आप हेडस्पेस ऐप डाउनलोड कर लें, मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगती है। अगर आपने कोई आपको अलग तरीका आता है मेडिटेशन का, तो 10 से 15 मिनट मेडिटेट ना करें तो कम से कम शांति से एक कमरे में बैठे और अपनी सांसों पे ध्यान दें। उसका किसी भी धर्म से, किसी भी आपके स्पिरिचुअलिज्म से कोई रिश्ता नहीं है। आप जब शांति से बैठते हो तो आपको खुद को लगता है कि यार कर तो सकते हैं, इतनी बड़ी बात ही नहीं, मैंने क्यों टाइम खराब कर दिया, कल नहीं करूंगा। वो 10-15 मिनट खुद के साथ के लिए होते हैं। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज, आप हमेशा टॉपर्स के वीडियोस और ये सब स्ट्रैटेजीज देखते रहा करिए। पर डे एक देखिए, क्योंकि आपको लगेगा तब कि आप अकेले नहीं है इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आपको अभी वीडियो के उस साइड से ज्ञान दे रहा है, देखो आपको तब रियलाइज होगा कि अच्छा ये भी इंसान उसी स्ट्रगल से गुजर रहा था, इसने भी कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी इम्प्रूव कर लूंगा। तो दैट्स हाउ यू लर्न एंड यू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरे ख्याल से ऐसे ये मेरा पार्टिंग मैसेज है कि आप अपने को कम मत समझो, आज से ही इस बात को महसूस करो और चलते रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर एड्रेसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस मैम, और आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा और काफी इंस्पिरेशन वीडियो है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और इससे उनको काफी हेल्प मिल पाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।